हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी विद मनीषा राठौर। हमने हमारी लास्ट वीडियो में साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, ठीक है, जिसको इस वीडियो में मैं ख़त्म कराऊंगी। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर क्या था? लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज और ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फोर्थ हमारा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशरी सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, ये हमने हमारी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th फीचर से, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या था? द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पार्ट 3rd में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 6 फंडामेंटल राइट्स को गारंटीज करता है टू द इंडियन सिटीजन्स, सिटी के सिटीजन्स को देता है। उसमें कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो कि आर्टिकल 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, विच इज़ आर्टिकल 25 to 28, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, विच इज़ 29 and 30 आर्टिकल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो कि आर्टिकल 32 में है। ठीक है, द फंडामेंटल राइट्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हमारे जो फंडामेंटल आइडियाज़, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसका मेन आइडिया क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द थायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। अब जो फंडामेंटल राइट्स है वो लिमिटेड कर रहा है किसकी पावर्स को? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर की। मीन्स कि जो लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव हो अपने मन मुताबिक के हिसाब से लॉ ना बनाए। ठीक है, और अगर उनको अपने ही हिसाब से लॉ बनाने होंगे तो वो कुछ भी बना देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके भी कुछ राइट्स जो है वायलेट होते हैं। इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो उस पावर पे लिमिट करता है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है हमारा जस्टिशिएबल है इन नेचर। मीन्स कि अगर इसका इन्फोर्सेबल होता है तो द पर्सन कैन गो टू द कोर्ट। ठीक है, वो एक पिटीशन फाइल कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट इशू करेगा। क्योंकि किसी के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ है। डन। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, they can also be suspended during the operation of national emergency except the rights guaranteed by the article 20 and 21। अब हमारी कुछ नेशनल एमरजेंसीज होती है। ठीक है, जब नेशनल एमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट जो सारे के सारे क्या होते हैं? सस्पेंड होते हैं, बट आर्टिकल 20 and 21 को छोड़कर। तो वन मोर क्वेश्चन यू हैव कि ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी कौन सा आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं होता? तो आर्टिकल 20 and 21। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स और प्रीलिम्स से पूछा गया है बहुत बार। इवन जो हमारा जो स्टेट पीसेस है उसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट फीचर्स हमारी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर द DPSP इज़ नॉवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर के हिसाब से अगर देखें या उनके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हमारा DPSP क्या है? एक नॉवल फीचर है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू ब्रॉड कैटेगरी, सोशलिस्टिक, गांधीयन, लिबरल, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो जो DPSP जो है वो 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है या क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है मेरा है सोशलिस्टिक, सेकंड गांधीयन एंड थर्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे हमारे DPSP के चैप्टर में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि DPSP को कितने ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर मीन्ड फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब जो DPSP जो है वो बनाया क्यों है? जैसे हमारा फंडामेंटल राइट क्यों बनाया था? प्रमोट करना किसको? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। बट जो हमारा DPSP है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ना कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है या प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि जो DPSP है वो जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। डेट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है,
जब बल्कि जो DPSP वो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी क्या होता है? अब ये तो नहीं है ना कि अब जैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो आप क्या सोचोगे यार, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दे रहा है तो मैं ना कोर्ट में जा सकता हूँ ये और ये बोल सकता हूँ कि ना मुझे भी ना अंबानी जितने पैसे चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे भी सोसाइटी में सेम का सेम रुतबा चाहिए जैसे कि उसको मिलता है अंबानी को। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसलिए DPSP को क्या बनाए, नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। जैसे कि हमारा जो होता है फंडामेंटल राइट्स है वो क्या होता है, वो जस्टिशिएबल इन नेचर होता है, बट जो DPSP है वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। मीन्स कि अगर आपके DPSP अगर आप मीन्स कि आपका जो DPSP वो वायलेट होता है तो आप उसको क्या कोर्ट में नहीं जा सकते। दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर देयर एप्लीकेशन। लेकिन ये स्टेट पर एक मोरल ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है कि उसको जो हमारा जो DPSP उसको अप्लाई करना है, उसके एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। देन नेक्स्ट फीचर है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोवाइड करता है टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं कंटेन करता, ठीक है। फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई बल्कि ऐड की गई है बाय विच अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1946 से, ठीक है। कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन पे बनाई गई है, ये किसके रिकमेंडेशन में मैंने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, दैट इज़ सोरेन सिंह कमेटी। दोनों क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, और कौन सी कमेटी है। अब हमने क्या बोला था कि जो 10 हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 के द्वारा ऐड की गई है। अब हमारे पास रिसेंटली अभी की बात करें तो हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एड 1 मोर फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो हमारा जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 का वो एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करता है। तो हमारे पास नाउ वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो हमारा जो पार्ट 4A है, पार्ट 4 क्या था, DPSP का था, उसको भी अच्छे से। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में DPSP एंड पार्ट 4A के अंदर हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो आर्टिकल है वो सिर्फ एक है, 51A। बहुत ईजीली याद हो जाएगा आपको 51A, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे याद कर लो, आपकी कोई दादी है जिसका 51 ईयर्स की है वो, और उनका नाम आंचल है ऐसे ही आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, और आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, उनको रिस्पेक्ट करना, ठीक है। आप ये सोच लो इसको। तो पार्ट 4A में आता है 51A इसका आर्टिकल है एंड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको कोई कोर्ट में नहीं घसीट सकता। क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर है। क्लियर, होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट हमारा अ सेक्युलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं बताता, ठीक है। आप तो रहते हो इंडिया में, आपको अच्छे से पता है जितने भी रिलीजन है, हिंदू मुस्लिम सिख कुछ भी है, सब के सब यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। सबको ही इक्वलिटी का राइट दिया है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल नहीं बताता कि ये हमारा पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है। There are some provisions of the constitution reveal the secular character of the Indian state। अब कुछ ऐसे provisions भी है जो कि ये बताते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर स्टेट को दिखाता है या फिर सेक्युलर कैरेक्टर को दिखाता है। जैसे जो फर्स्ट हमारा ये सेक्युलर जो वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ऐड किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये भी, मतलब जितने भी जो कौन सी अमेंडमेंट है 42nd तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या
ऐड किया गया है। तो वन मोर ये आपके पास है कि जो सेक्युलर वर्ड है वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। अब जो प्रीएम्बल है वो सिक्योर करता है, ठीक है, इंडिया की लिबर्टी को, किसमें, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप में। और स्टेट जो है किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं कर सकता इक्वलिटी के लिए, ठीक है, बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो ये सारे जो सेक्युलर जो फीचर्स है वो आपके पॉलिटी में जो इंडियन जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉजिटिव कंसेप्ट को दिखाता है, ठीक है, कौन से कंसेप्ट, हमारा सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कंसेप्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अबॉलिश द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी अबॉलिश किया है, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को, ठीक है, सीट्स में, लेजिस्लेचर की सीट में रिजर्वेशन दे देना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अबॉलिश किया गया है बिल्कुल ही। नेक्स्ट हमारा फीचर है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी एज अ बेसिस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अडॉप्ट करता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पर ही इलेक्शन करवाएगा, कहाँ पे, लोकसभा में एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। The voting age was reduced to 18 years from the 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988। पहले हमारा जो वोटिंग का जो एज था वो कितना था, 21, जिसको रिड्यूस करके कितना किया गया, 18 किया गया। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड। जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है वो डेमोक्रेसी को ब्रॉड बनाता है, इन्हेंस करता है सेल्फ रिस्पेक्ट को, प्रेस्टीज करता है कॉमन पीपल की, ठीक है, अपहोल्ड करता है इक्वलिटी को एंड माइनॉरिटी को भी, और माइनॉरिटी को भी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट टू ओपन द न्यू होप्स एंड विस्टार्स ऑफ द वीकर सेक्शन। मीन्स कि माइनॉरिटी को भी सेफ गार्ड्स देता है या माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मीन्स कि किसी को भी ये ना लगे कि जो, अब सबको ये लगता है कि हाँ वोटिंग सबका, फर्स्ट तो ये है कि सबके पास एक ही वोट का एक राइट होता है, ठीक है, और हर कोई वोट दे सकता है, कोई भी कितना भी वीकर सेक्शन हो, कोई भी ST हो, SC हो, कुछ भी हो, सबको वोटिंग का इक्वल राइट है। सबसे बड़ा इक्वलिटी का ये चीज़ है कि हमारे जो इंडिया में सबके पास इक्वलिटी है फॉर द राइट। नेक्स्ट हमारा है सिंगल सिटीजनशिप। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल सिटीजनशिप। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन इंडिया ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बॉर्न और रिसाइड। कोई भी इंडिया में कोई भी सिटीजन है जहाँ पे वो बॉर्न हुआ है या रह रहा है, enjoy the same political and civil rights of the citizenship all over the country and no discrimination is made between them। अब चाहे जैसे मैं और आप हो, ठीक है, तो मैं जैसे मैं यूपी से हूँ, ठीक है, आप राजस्थान वगैरह से हो, ठीक है, तो अब ये थोड़ी है कि आपको राजस्थान में अलग अलग राइट्स मिलेंगे और मुझे अलग अलग राइट्स मिलेंगे क्योंकि मैं राजस्थान की और आप यूपी के हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम सबको सेम राइट मिलेंगे, ठीक है। तो हम कहीं भी रहे, कहीं भी बॉर्न हुए, बट हमारा जो इंडिया है वो सबको ही इक्वलिटी का राइट देता है, एक सिंगल सिटीजनशिप का राइट देता है। ये नहीं है कि मैं राजस्थान का भी सिटीजनशिप ले सकता हूँ या मैं इंडिया का भी सिटीजनशिप लेता, मैं यूपी का भी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे इंडिया का एक सिंगल सिटीजनशिप होगा। डन। It the cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated nation has to be been fully realized। सबसे बड़ा चेरिस्ड गोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि क्या बिल्ड करना, एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडियन नेशंस को बिल्ड करना बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, ठीक है, किसी के ऊपर रिलाय हुए, ठीक है। एक और बात है कि यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है, ठीक है। अगर कोई बंदा यूएसए में रह रहा है तो यूएसए के साथ साथ कहीं किसी और कंट्री का भी सिटीजनशिप ले सकता है, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप है या फिर सिंगल सिटीजनशिप है, तो यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। अगर कोई बंदा है जो
यूएसए रह के इंडिया की सिटीजनशिप चाहता है तो डैट इज़ नॉट, उसको वहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी अगर उसे इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। अब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को ही इंडिपेंडेंट बॉडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं बनाता, बल्कि उसने कुछ सर्टेन बॉडीज़ को भी इंडिपेंडेंट बनाया है जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट, वो जो किसी के भी ऊपर बिना डिपेंड हुए अपने डिसीजंस को बना सकती है, अपने लॉ को बना सकती है, ठीक है। तो सर्टेन बॉडीज़ है कौन सी? फर्स्ट हमारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाता है ऑफ द इन द पार्लियामेंट में, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन भी कराता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही कर रहा था, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। क्वेश्चन ये भी याद कर लेना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस किस के इलेक्शन करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है? ये ऑडिट को हैंडल करता है, ठीक है। ऑडिट और अकाउंट्स को हैंडल करता है, कौन से? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये गार्जियन भी है, किसका 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 गार्जियन है बताओ? हमारे सेंट्रल एंड उसका स्टेट और सेंटर का, ठीक है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, राइट। तो यूपीएससी क्या करता है? ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज के लिए भी, और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को किसके लिए? कौन से मैटर्स पे? डिसिप्लिनरी मैटर्स पे, ठीक है। लास्ट बॉडी हमारी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी। अब स्टेट पब्लिक सर्विस बॉडी भी क्या करता है? एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, रिक्रूट करता है, बट कहाँ पे? यूपीएससी ऑल इंडिया पे करता है, और ये स्टेट सर्विस में करता है, ठीक है। और जैसे यूपीएससी प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है डिसिप्लिनरी मैटर पे, वैसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी गवर्नर को करता है, एडवाइस करता है, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिनरी मैटर्स पे। डन, आई होप आपको क्लियर है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फीचर है एमरजेंसी प्रोविजंस। अब क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स एलोबोरेट एमरजेंसी प्रोविजंस टू अनेबल द प्रेसिडेंट टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एमरजेंसी प्रोविजंस को भी कंटेन करता है, जिससे क्या हो सकता है? जिससे कि प्रेसिडेंट को पावर आती है, जैसे कि प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप ऑफ एमरजेंसी दी गई है। फर्स्ट हमारी है नेशनल एमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंदर दी गई है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। आर्म रिबेलियन को अभी ऐड किया गया है, पहले उसके बदले वहाँ पे क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर अब वहाँ पे आर्म रिबेलियन को ऐड किया गया है। नेशनल एमरजेंसी। नेक्स्ट हमारी एमरजेंसी है स्टेट एमरजेंसी, जिसको हमने प्रेसिडेंशियल रूल भी कहा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 356 के अंदर आती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, ठीक है। थर्ड हमारी है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंदर आती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्या? ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। अब जब भी एमरजेंसी होगी तो वहाँ पे क्या होगा? जो पूरी की पूरी पावर्स है वो सेंट्रल के हाथ में चली जाएगी, मेन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी, ठीक है। और जो स्टेट जो है वो सेंटर के अंडर चली जाएगी। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू द यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल में हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने फेडरल में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में किसी भी कंट्री में उस कंट्री के स्टेट या प्रोविंसेस को राइट होता है कि कोई भी लॉ या डिसीजन मेकिंग का। बट यहाँ पे क्या होगा? वो फेडरल को कन्वर्ट कर देगा यूनिटरी वन में। मीन्स कि क्या होगा? अब जो मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा? जो स्टेट है वो सेंटर के अंदर चला जाएगा, और ये जो फेडरल जो होगा यूनिटी में कन्वर्ट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा? विदाउट किसी अमेंडमेंट के, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को अब कोई भी अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा कि फेडरल को हम यूनिटरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 3 टायर गवर्नमेंट। ओरिजिनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
ओरिजिनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ ड्यूअल पॉलिटी एंड कंटेन अ प्रोविजंस। ड्यूअल पॉलिटी पता है आपको, सेंटर एंड स्टेट, जिसको ड्यूअल पॉलिटी बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो प्रोवाइड करता है ड्यूअल पॉलिटी एंड और उसी में भी कुछ प्रोविजंस कंटेन करता है। With regard to the organization and powers of the central and the provided for the dual polity, and contain the provision with regard to the organization and powers of the center and states। इसमें क्या है कि सेंटर एंड स्टेट्स के पास पावर है, क्योंकि वो डुअल पॉलिटी है, ठीक है, उनके अंदर पावर है, ठीक है, अपन सेंटर और स्टेट को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की पावर है उनके पास, ठीक है। एंड द 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992 have added to a third tier of government। थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, आप क्या सोचोगे इसके लिए, आप ये सोचते कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, अब जैसे कि हम किसी गांव वगैरह में रह रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप सीधा प्रेसिडेंट के पास थोड़ी जाओगे, सीधा सीएम के पास जाओगे कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सीएम के पास इतना काम होता है कि वो हर एक गाँव में, हर एक कस्बों में जाके नहीं पता लगा सकता कि तुम्हारी इशू क्या है। इसलिए क्या किया कि तुम्हारे ही गांव में किसी एक हेड को बिठा दिया, ठीक है, कोई एक हेड बना दिया जो कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सीएम तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, लोकल गवर्नमेंट का बोला, ठीक है। तो थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोला, लोकल गवर्नमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में किया गया था, जिसने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को ऐड किया, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जो है वो पंचायत को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, जो कि पार्ट 9 में है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है वो म्यूनसिपालिटी को रिकॉग्नाइज करता है। पंचायत हमारा कहाँ होगा, रूरल में, एंड म्यूनसिपालिटीज़ हमारा अर्बन में होगा, डन, जो कि पार्ट 9 में ही होगा। ये दोनों जो है, इन दोनों के ना पार्ट अलग अलग नहीं है, दोनों के पार्ट सेम ही है। नेक्स्ट हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। अब ये क्या है कि जो हमारा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, जो कि 2011 में हुआ था। द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है उनको, उनके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। किस अमेंडमेंट एक्ट से, 97th अमेंडमेंट। जितने भी अमेंडमेंट है, जितने भी हम अभी तक पढ़ रहे हैं, वो सबको अच्छे से आप रिवाइज़ कर लो, बहुत अच्छे से, कहीं लिख लो नोट बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे हैं, ठीक है। द न्यू पार्ट 9th B कंटेन द वेरियस प्रोविजंस टू इंश्योर दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन द कंट्री फंक्शन इन अ डेमोक्रेटिक, ठीक है। पहले हमारा क्या था, पार्ट 9, जिसमें क्या था वहाँ पे पार्ट 9 में हमारा, बताओ भी अभी तो पढ़ा है मैंने आपको, थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब 9th B में क्या हो जाएगा, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजंस आ रहे हैं, वेरियस प्रोविजंस रिगार्डिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, किस लिए, कंट्री को फंक्शन कराने के लिए, एक डेमोक्रेटिक, एक प्रोफेशनल, एक ऑटोनॉमस और इकोनॉमिकल मैनर में, ठीक है। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, ठीक है, किस लिए एम्पावर कर रहा है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 3rd, जो कि हमने आज, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो मैं और वीडियो को भी आगे अपलोड करूँगी। थैंक यू गाइज़।